अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए भी खिदमत है सल्फाइट बस कलम नूर राजपूत एपिसोड 8। वो 5 मिनट में मुँह हाथ धोकर नीचे जाने के लिए तैयार थी। महम सुकून से आरामदेह बेड पर लेटी थी। उसे अपनी ज़िंदगी में आने वाली ये तब्दीली बहुत पसंद आ रही थी। आ जाओ महम, खाना खाने चलते हैं। हानम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसे पुकारा था। रुको हानी। महम की आवाज़ पर वो पलटी थी। तुम कपड़े तब्दील नहीं करोगी? महम ने पूछा था। क्यों, क्या हुआ इन कपड़ों को? अभी सुबह ही तो पहने थे। बिल्कुल नया सूट है मेरा। हानम हैरान हुई थी। नहीं, मेरा मतलब इस वाली अलमारी में सारे नए कपड़े हैं जो इस्तेमाल नहीं किए गए, तो इसलिए। महम बात अधूरी छोड़ गई थी। मैं नहीं चाहती कि कल को हमदान अंकल की बेटी को पता चले और वो कहे कि हमने आते ही उसकी हर चीज़ पर कब्जा कर लिया। यार, तुम आगे क्यों सोचती हो? महम झुंझलाई थी। होता तो वही है जो नसीब में है। लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ पर जिस इंसान का नाम लिखा होता है वो उससे ही मिलती है। महम ने बेड से उतरते हुए कहा था। वो अक्सर चिढ़ जाती थी हानम के फ़लसफ़ों से। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी और उसके पीछे पीछे हानम भी। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद हमदान साहब उन्हें शॉपिंग करवाने मॉल लाए थे। उन्होंने सबको उनकी पसंद और ज़रूरत की हर चीज़ दिलाई थी। वो पहली बार पैसा खर्च करके इतना खुश हुए थे। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अक्सर रिश्तों के मामले में गरीब होते हैं। कुछ यही हाल सेठ हमदान का भी था, जिसके पास पैसे तो बहुत थे लेकिन खर्च करने वाले नहीं थे, सिवाय माही के जो उनके पास रहती ही नहीं थी। अब इतने सारे रिश्तों को पाकर वो काफ़ी खुश और खुद को पुरसुकून महसूस कर रहे थे। उनके होते हुए भी आसिया ने इतने साल गुर्बत में अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करते गुजार दिए थे। ये चीज़ उनके दिल में फांसी की तरह अटकी हुई थी। अब वो इस चीज़ का उजाला करना चाहते थे जो कि काफ़ी हद तक कर चुके थे। हानी बेटा, सुबह से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तैयारी कर ली आपने? वो बहुत प्यार से पूछ रहे थे। जी अंकल, देखा था मैंने। तैयारी क्या करनी है अभी? यूनिवर्सिटी जाकर ही कुछ इल्म होगा, हानम ने जवाब दिया था। ठीक है, मैंने रहीम ड्राइवर की ड्यूटी लगा दी है। वो पिक और ड्रॉप क्या करेगा आपको? यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी काफ़ी फासले पर है। जी अंकल, वो बस इतना ही कह पाई थी। उसकी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली थी, यानी उसकी रूटीन बदलने वाली थी। महरू और हानम दोनों कैफेटेरिया में मौजूद थे। जन्नत रोड बहुत खूबसूरत है ना? हानम ने जूस का सिप लेते हुए यूं ही कहा था। हाँ, तुम्हें हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आती है हानी। अब देख लो, सीमेंट पत्थर से बने इस रोड में ऐसी क्या ख़ास बात है जो तुम्हें यहाँ बैठना अच्छा लगता है? महरू मुस्कुराई थी। मैं नहीं जानती मुझे इस जगह में इतनी दिलचस्पी क्यों नज़र आती है। मैं नहीं जानती रोड मुझे क्यों अच्छा लगता है। शायद इसलिए कि इस रोड का नाम जन्नत है। वो खुद ही अपने सवाल का जवाब दे चुकी थी। कैफ़े के बिल्कुल सामने उनका डिपार्टमेंट था। अचानक उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट के अंदर जाते देखा था। ये स्टूडेंट इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हैं? क्या कोई ख़ास वजह है? हानम बड़बड़ाई थी। सब स्टूडेंट जल्दी से आ जाएं, आरजे सिंगिंग करने लगा है। डिपार्टमेंट के गेट पर खड़े होकर एक लड़की ने नारा लगाया था। आरजे के नाम पर हानम के कान खड़े हुए थे। उसे इतना याद था कि माहम और जवाद किसी आरजे के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो दोनों भी स्टूडेंट के पीछे पीछे डिपार्टमेंट में दाखिल हुई थी। गेट से अंदर दाखिल होने पर दोनों तरफ ग्राउंड था। दाईं तरफ स्टूडेंट का एक हुजूम लगा हुआ था। एक खुशगवार सी धुन हानम के कानों से टकराई थी और वे खुद से उस हुजूम की तरफ बढ़ती चली गई थी। एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा साइड पर हो जाएं प्लीज़। हानम ने आरजे के गिर्द घेरा डाले स्टूडेंट से दरख्वास्त की थी। वो उसे देखना चाहती थी और फिर पत्थर से बने बेंच पर गिटार हाथ में थामे गुनगुनाते शख्स को देखकर हानम को हैरत का शदीद झटका लगा था। उसे डिपार्टमेंट की पूरी बिल्डिंग अपने ऊपर गिरती महसूस हुई थी। रुहान जबील यहाँ? वो बड़बड़ाई थी। वो एक झटके से पीछे हुई थी। कॉलेज में होने वाली एक एक बात और आरजे से मुलाकात उसकी आंखों के सामने घूम गई थी। वो स्टूडेंट के हुजूम से पीछे हटती जा रही थी। उसने कभी ख्वाब में भी रुहान जबील से दोबारा सामना करने का नहीं सोचा था। हानी, कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ जल्दी। महरू ने उसे पीछे हटते देखा तो कहा, लेकिन वो शौक थी। वो वापस कैफ़े चली गई थी। मिलीनियल्स कैफ़े, जो बहुत शानदार और जदीद तर्ज का नहीं था बल्कि एक आम सा और सादा सा कैफ़े था। उसकी खूबसूरती वहाँ मौजूद दरख्त थे। लंबे और घने दरख्तों के नीचे बनाया कैफ़े आने वालों को अपनी तरफ खींचता था। कैफ़े के बिल्कुल सामने जन्नत रोड के दूसरी जानिब उनका डिपार्टमेंट था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स MMG। वो इस सब्जेक्ट में मास्टर्स करने आई थी और यही डिपार्टमेंट का नाम था। कितनी ही देर वो खामोश बैठी रही थी। क्या उसे सब याद होगा? क्या वो फिर मुझसे कोई बदला लेगा? हानम के जहन में सवाल किसी आंधी तूफान की तरह उठ रहे थे। क्या वाकई रुहान जबील ही आरजे है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। जो भी है, लेकिन वो मेरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है? वो सच में घबरा गई थी। इससे पहले वो मुझे देखे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
हानम ने फैसला किया, अपना बैग उठाया और यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। वो तेज़ तेज़ चल रही थी, जैसे अभी वो उसे देख लेगा और फिर टीचर जी कहकर उसका मजाक उड़ाएगा। बड़ा गेट बाहर से आने जाने वालों के लिए था, जबकि दूसरा थोड़ी सी फासले पर बने छोटे गेट की जानिब बढ़ गई थी, जिससे बाहर निकलने पर एक छोटा सा रास्ता बनाया था जो ब्रिज तक जाता था। ये रास्ता पैदल आने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए था, जिसके दोनों जानिब बाड़ लगी हुई थी। वो अब तेज़ी से ब्रिज की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जो डबल रोड क्रॉस करने के लिए बनाया गया था। तकरीबन 15 मिनट के वक्त में वो कैफ़े से ब्रिज क्रॉस करके अब हॉस्टल के गेट पर पहुंच गई थी। यूनिवर्सिटी की दूसरी जानिब हॉस्टल एरिया था, जो बाहर से ब्रिज की मदद से और अंदर से अंडरपास की मदद से यूनिवर्सिटी से मुल्हका था। अंकल, मैं सोच रही हूँ कि हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊँ। यहाँ से यूनिवर्सिटी का फासला बहुत है, काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर मेरी क्लासेस भी सेकेंड टाइम में होती हैं। अंकल, रहीम सुबह जवाद को स्कूल छोड़ने जाते हैं और फिर 12 बजे यूनिवर्सिटी से लेकर जाते हैं, फिर जवाद को लेकर आते हैं और फिर शाम को वापस मुझे। वो सारा दिन इसी काम पर लगे रहते हैं। वो आज पहले दिन यूनिवर्सिटी गई थी और उसे अंदाज़ा हो गया था कि बहरिया से यूनिवर्सिटी का सफ़र काफ़ी है और ट्रैफिक की वजह से वो आज पहले ही दिन लेट हो गई थी। बहुत सोचने पर उसने हमदान अंकल के सामने तजवीज़ पेश की थी, लेकिन हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है। आसिया बेगम परेशान हुई थी। अम्मी, परेशानी होगी ना सबको। अब 1-2 दिन तक माहम का रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर उसका एडमिशन होगा। ड्राइवर अंकल किस किस को पिक एंड ड्रॉप करेंगे और फिर मेरी क्लासेस भी शाम तक होती हैं, बाकायदगी से नहीं होती। हानम ने तफसील से जवाब दिया था। हमदान अंकल गहरी सोच में थे। लेकिन बेटा, हॉस्टल में तो काफ़ी मुश्किल होगी ना, वहाँ का रहन सहन, माहौल और फिर खाना पीना। वो भी फिक्रमंद नजर आ रहे थे। अंकल, मैं संभाल लूँगी सब। अब एडमिशन लिया है तो मुश्किलात भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। वो मुस्कुराई थी। एक बार फिर सोच लें। जी अंकल, मैंने सोच समझ कर फ़ैसला किया है। हमदान, आप भी इसका साथ दे रहे हैं। ये तो जज्बाती है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है। एक दिन लेट हो गई तो क्या हुआ, हॉस्टल रहने की इजाज़त मैं नहीं दे सकती। अगर मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन मैं इसे हॉस्टल नहीं जाने दूँगी। आसिया बेगम ने खफगी से अपना फ़ैसला सुनाया था। अम्मी, आप यूँ कहें ना कि आपका दिल नहीं लगेगा खाने के बगैर। माँ हमने मुँह बनाया था। और अम्मी, आप बिल्कुल मत जाने देना इसे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ड्रामे में डायलॉग सुना था कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। माँ हमने अपनी तरफ से काम मुकम्मल किया था। माँ हम, बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। हमदान अंकल ने उसे टोका। हाय अल्लाह, ना करे। आसिया बेगम का दिल दहल गया था, जबकि हानम के घूरने पर माँ हमने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। ऐसा कुछ नहीं है आसिया, वहाँ सब कुछ अच्छा है। वैसे तो वो लाहौर में रहने वालों को हॉस्टल अलॉट नहीं करते, लेकिन मेरे जानने वाले हैं, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। हमदान अंकल की बात पर हानम ने शुक्र अदा किया था। लेकिन हॉस्टल, मेरा दिल नहीं मानता हमदान। आसिया बेगम रुहासी हुई थी। कुछ नहीं होता आसिया, माही को देखो, वो भी तो रह रही है और वो भी दूसरे मुल्क में। अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वो हमेशा مثبت सोचते थे। आसिया बेगम जाने कायल हुई थी या नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात में सर हिला दिया था। सब बहुत अचानक हुआ था माही बेटा, बताने का टाइम ही नहीं मिला। वो माही से बात कर रहे थे। एक पल के लिए तो माही का दिल भी डर सा गया था अपने बाप की दूसरी शादी का सुनकर। हालांकि उसने मशवरा दिया था, लेकिन जल्दी वो संभल गई थी। कोई बात नहीं बाबा। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। तुम आसिया से बात करो, मैं आता हूँ कुछ देर तक। वो मोबाइल जिस पर वीडियो कॉल चल रही थी आसिया बेगम को पकड़ा कर कमरे से बाहर चले गए थे। वो दोनों ही डर रही थी। दोनों को खौफ था कि ना जाने सामने वाले का रवैया कैसा होगा। माही ने शाइस्तगी से सलाम किया था और इससे ज़्यादा प्यार से आसिया बेगम ने जवाब दिया था। चेहरे से ही माही को आसिया बेगम रहमदिल महसूस हुई थी। एक बात कहूँ आंटी, अगर आप बुरा न माने। माही ने डरते डरते पूछा था। आंटी, मुझे नहीं पता माँ कैसी होती है, उसका प्यार कैसा होता है। मेरे लिए मेरी माँ मेरे बाबा ही थे। उन्होंने बहुत मुश्किलों से पाला है मुझे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ कभी मेरे बाबा को मुझसे दूर मत कीजिएगा। मेरा इस दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं है। माही का दिल भर आ गया था। उसकी आंखें नम हुई थी। बेशक उसने अपने बाप के चेहरे पर खुशी महसूस कर ली थी, लेकिन एक सौतेली माँ का खाका जो उसके जहन में बना हुआ था वो डर गई थी। माही की बात सुनकर आसिया बेगम के दिल को कुछ हुआ था। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। ये तो वक्त और हालात उसे यहाँ तक ले आए थे और वो अच्छे से जानती थी कि हमदान उसके बच्चों को अपने बच्चे ही समझ रहे थे और उनकी शफकत और मोहब्बत दे रहे थे। बदले में वो खुद ऐसा ही करना चाहती थी। माही बेटा, परेशान न हो। हमदान पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हक आपका है। मजबूर न होती तो कभी आपसे हमदान को न छीनती। शुक्रिया आंटी। माही को उनकी बातों में सच्चाई महसूस हुई थी। उसके अंदर तक सुकून उतर गया था। महरू ने हानम को वहाँ ना पाकर अपने आसपास नज़रें दौड़ाई थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। ये हानी कहाँ चली गई? वह हैरान हुई थी। वो खुद आरजे की बहुत बड़ी मदद थी।
आरजे उसके कज़न मुस्तकीम का दोस्त था। वो अक्सर बेशतर मुस्तकीम से उसका जिक्र सुनती रहती थी। तस्वीरों में देखा था उसे, लेकिन कभी मिली नहीं थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिस रूहान जबील का हाना जिक्र करती थी वो आरजे ही था। हानी महरू ने पागलों की तरह आवाज़ लगाई थी और फिर हजूम से हट गई थी। अब वो उसका नंबर मिला रही थी। कहाँ हो तुम? उसके हेलो कहने पर महरू ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा था। वो उसे डिपार्टमेंट और कैफ़े हर जगह में ढूंढ चुकी थी। हॉस्टल हो? हानम ने पुरसुकून से लहजे में जवाब दिया था। क्या लेने गई हो हॉस्टल? तुम्हें पता है ना, अभी एक क्लास रहती है। महरू को समझ नहीं आ रहा था कि हानम का अचानक क्या हुआ था। मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए आ गई। हाय, सर में दर्द कब हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो तुम ठीक थी। महरू ने अचंभे से पूछा। यार, अब क्या फ़ोन पर ही पूरी तफ्तीश कर लोगी? जाओ जाकर क्लास लो और मेरे भी नोट्स ले लेना। वो गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। इसको क्या हो गया? महरू को समझ नहीं आ रहा था। अब वो भी कहाँ क्लास लेने वाली थी। मोबाइल बैग में डालने के बाद वो खुद भी डिपार्टमेंट से बाहर निकल आई थी। जब महरू को पता चला था कि हानम हॉस्टल रहेगी, उसने रो धो कर सबको मना लिया था। वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। वो दोनों बचपन से एक क्लास और एक ही इदारे में पढ़ती आई थी। अब कैसे महरू उसे अकेले जाने देती? और वो दोनों एक ही हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती थी। जॉर्डन इस बॉक्स का ताला तोड़ने में कामयाब हो गया था। अब वो उसे लिए छोटे से ड्राइंग रूम में बैठा था। उसकी आंखों में अभी भी नमी सी थी। दुख बहुत गहरा था, जिसकी रूह तक को झुलसा गया था। बॉक्स में उसकी माँ और बाकी बहुत सी तस्वीरें थीं। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। जॉर्डन ने कभी अपने बाप को नहीं देखा था। तस्वीरों में मौजूद शख्स बहुत वसीह था। वो मशरक़ी मर्द था, शायद इसीलिए मार्था उस पर दिल हार गई थी। तस्वीरों के अलावा उस बॉक्स में से एक लॉकेट निकला था जिस पर जुबैल लिखा हुआ था। नफरत की एक लहर जॉर्डन के पूरे जिस्म में फैल गई थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिस्टर जबील, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वो चीख रहा था। वो पागल हो गया था। हाँ, पागल, अपनी माँ के दुख में। क्या मैं पूछ सकती हूँ कैसी क्या आफत आ गई थी जो तुम यूँ डिपार्टमेंट से भाग गई? महरू ने बैग को बेड पर फेंकते हुए सुकून से बैठी हानम से पूछा था। वैसे ही मुझे भूख लगी थी। क्या तुम पागल हो हानी? महरू उसकी मंतक पर हैरान रह गई थी। तुम्हें क्या आफत पड़ी थी जो मेरे पीछे पीछे भाग आई हो? हानम ने उल्टा सवाल किया। क्योंकि तुम वहाँ से चली आई थी, मैं इसलिए आ गई। तो मैं भी इसलिए आ गई थी कि वहाँ पर वो आ गया था। वो कौन? महरू उसकी बात पर चौंकी थी। वही रूहान जबील, मनहूस, हानम ने मोबाइल को पटकते हुए कहा था। कौन रूहान जबील? महरू हैरान थी। उसे नहीं पता था कि आरजे ही रूहान जबील था, जैसे हानम को पता था कि रूहान जबील ही आरजे था। वही तुम्हारा क्रश आरजे, हानम ने जले कटे लहजे में जवाब दिया था। क्या सच में? महरू को लगा था जैसे कोई धमाका हुआ हो। उसे याद था रूहान जबील जिसने कॉलेज में हानम की नाक में दम कर दिया था। उफ, क्या वाकई क्या आरजे रूहान जबील है? वही रूहान जबील जो कॉलेज में था? हाँ वही। हानम को कोफ्त हुई थी। कसम खाओ। महरू का गुस्सा रफू चक्कर हो गया था। अब वो दिलचस्पी से पूछ रही थी। उसके इस तरह कहने पर हानम ने उसे घूरा था, जबकि महरू ने ढीठपन से दांत निकाले थे। मज़ा आने वाला है। पता है वो हमारा ही क्लास फेलो है, हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे बैच का। क्या? महरू की बात सुनकर हानम करन खाकर उछली थी। हाँ, मेरा कज़न बता रहा था। मैंने बहुत सुना था उसके बारे में। सुबह मैं उससे मिलूंगी, मेरा कज़न मिलवाएगा और तुम्हें मैं अपने कज़न से मिलवाऊंगी। मुस्तकीम उर्फ मिकी आरजे का बहुत अच्छा दोस्त है। महरू और भी कुछ कह रही थी, जबकि हानम की शक्ल देखने लायक थी। आंसू से अपने गले में अटकते महसूस हो रहे थे। वो हमारा क्लास फेलो कैसे बन गया? इसी साल उसने प्री मेडिकल में एफएससी की है। एमएससी से पहले बीएससी करनी होती है। वो डायरेक्ट मास्टर्स में कैसे आ गया? वह हैरत से पूछ रही थी। वो सब कर सकता है, कुछ भी। जितना मैंने सुना है उसके बारे में, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मुश्किल होगा एडमिशन लेना। कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया होगा। महरू अपनी धुन में कह रही थी। वो नहीं जानती थी कि कॉलेज में आरजे ने हानम के साथ क्या किया था। हानम ने उसे कुछ नहीं बताया था। उसने हानम के चेहरे पर गौर नहीं किया था, जिससे परेशानी वाज़ेह थी। कैसी हैं आप बीजान? और बाबा साई कैसे हैं? हशाम ने गाड़ी पार्क की और बाहर निकलते हुए कान से लगाए फ़ोन पर बीजान से पूछा था। मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हारे बाबा पिछले 3 दिन से बिजनेस टूर पर गए हैं। मेरा फ़ोन नहीं उठाया और ना खुद कॉल की है। बीजान अफसरदा सी कह रही थी। उनके लहजे में दुख महसूस करके हशाम का दिल दुखा था। एक बात पूछूं आपसे बीजान? हशाम ने मॉल में दाखिल होते हुए पूछा था। वो कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने आया था। हाँ पूछो बेटा। बीजान, बाबा साई आपसे इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करते जितने छोटे बाबा साई हैदर जबील, जिन्हें सब लोग शाह जबील कहते थे, छोटी माँ आयशा जबील से करते हैं? उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी छोटे बाबा साई ने दूसरी शादी नहीं की। वो अब तक उन्हें चाहते हैं। और एक मेरे बाबा साई हैं जिन्हें आपकी ज़्यादा फिक्र नहीं होती। इस सवाल से बीजान डर रही थी कि उनकी औलाद उनसे वो सवाल ना कर ले। वही सवाल आज हशाम के लबों पर आ ही गया था।
बीजान का दिल दुख से भर गया था। वो ज़िया जबील की पसंद नहीं थी, वो उनसे उम्र में बड़ी थी। बीजान से शादी ज़िया जबील ने अपने ख़ानदान की रिवायत के लिए की थी। उनके ख़ानदान में लड़के और लड़कियों की शादी सेहत ख़ानदान में ही की जाती थी। नहीं तो ऐसी बात नहीं है बेटा, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ख्याल भी रखते हैं। बीजान ने झूठ बोला था। अच्छा मुझे कुछ काम है, हम फिर बात करते हैं। हशाम की बात सुने बिना ही फ़ोन बंद कर चुकी थी। हशाम एक गहरी सांस लेकर रह गया था। वो सर झटक कर कुछ चीज़ें चेक करके शेल्फ की तरफ बढ़ा था जब अचानक चौंका। उससे कुछ फासले पर एक लड़की सफ़ेद स्कार्फ से हिजाब किए खड़ी थी। उसके चेहरे का रुख दूसरी जानिब था। हशाम ठिठका था। उसे सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े कॉलेज के कमरे में बैठी उम्मे हानम याद आ गई थी। वो बेख्तियार उस लड़की की जानिब बढ़ा था। एक्सक्यूज़ मी, हशाम ने पुकारा था। लड़की ने मुड़कर देखा था और फिर अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वह हैरान रह गई थी। हशाम जबील। माही का मुंह हैरत से खुल गया था और शशोपंज में मुब्तला उसे 10 मन जान तकने लगे थे। कभी खुद को खुद से झगड़ते देखा, कभी शब तन्हाई में खुद को तड़पते देखा, रोहितना के दामन भिगोए आंसुओं से, तो कभी रोते रोते खुद को मुस्कुराते देखा, कभी नाराज़ हुए खुद से इतना कि मर जाना चाहा, तो कभी आईने में खुद को मनाते देखा, कभी मुस्कुराने लगे देखकर तस्वीर तेरी, तो कभी आंसुओं में खुद को डूबते देखा, कभी जुनून आशिकी में लिख दिया नाम तेरे दीवारों पे, तो कभी बेबसी में तेरा नाम खुद को मिटाते देखा, कभी बहुत तड़पा मैं तेरी याद के आलम में, तो कभी तुझे याद करके खुद को बहलाते देखा। इतना सब होने के बाद फ़कत एक तजुर्बा हुआ हासिल, तेरे बाद जब भी देखा तो खुद को संभलते देखा। अगले दिन हानम खुद को बहुत पुरसकून करके डिपार्टमेंट गई थी। उसने खुद से अहद किया था कि वह आरजे को पहचानेगी नहीं और उसे भी मैं याद नहीं होंगी। हानम ने खुद को तसल्ली दी थी। वो दोनों अभी डिपार्टमेंट से कुछ फासले पर थी जब दूसरी जानिब से उछलते कूदते डिपार्टमेंट की तरफ आते मिकी की नज़र महरों के साथ चलती हानम पर पड़ी थी। वो दंग रह गया था। वो एक झटके से रुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। महरों के साथ जो लड़की थी, क्या वो वाकई वही थी जिसे वो जानता था? वो 100% वही थी। हानी, मिकी ने ज़ेरे लब दोहराया था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वह हानी को यूँ अपने सामने देखेगा। मिकी, महर की आवाज़ पर उसका सकता टूटा था। मिकी हानम को अपने साथ लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। कहाँ गुम होते हो तुम मिकी? इससे मिलो, ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, उम्मे हानम उर्फ हानी। असल झटका मिकी को अब लगा था। उसे महसूस हुआ था कि इसके कानों ने कुछ गलत सुना हो। उम्मे हानम, ये नाम वो कितनी मरतबा आरजे के मुंह से सुन चुका था। उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि हानी ही उम्मे हानम थी। और हानी ये मेरा कज़न है, मुस्तकीम उर्फ मिक्की। सभी से मिक्की बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हानम ने मुस्कुराकर सलाम किया था। उसे वो लड़का होले से थोड़ा अजीब लगा था। मिक्की ने हाथ बढ़ाकर अपनी पेशानी पर आए पसीने को साफ़ किया था। अगर आरजे को पता चल गया कि इससे आगे वो सोच नहीं सका था। मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। वो बिना सलाम का जवाब दिए वापस पलट गया था। मिक्की, बात सुनो, तुम आरजे से मिलने आए होंगे ना, प्लीज़ मुझे उससे मिलवा दो। महरू चिल्लाई थी, लेकिन वो तेज़ तेज़ कदम उठाता स्टूडेंट के हुजूम में गायब हो गया था। तुम्हें क्या ज़रूरत है आरजे से मिलने की? हानम का मूड बिगड़ा। वैसे ही यार, दिल कर रहा था। आरजे कौन सा रोज़ डिपार्टमेंट आता है? कल आया था, इतने दिनों में आज पता नहीं वो आएगा या नहीं। महरू से मिलना चाहती थी, जबकि हानम ने उसकी इस ख्वाहिश पर अफसोस किया था। हशाम आप? माही को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने हशाम जबील खड़ा था और तो उसने खुद ही माही को मुखातिब भी किया था। माफ़ कीजिएगा, मैं कोई और समझा था। वो माजरत करता पलट गया था। बात तो सुने हशाम। वो उसके पीछे लपकी थी। अलबत्ता दिल एकदम डूब कर उभरा था जब हशाम ने किसी और का जिक्र किया था। पीछे कुछ दिनों से माही के सर में दर्द रहने लगा था और बाल भी रूखे से हो रहे थे। आसिया बेगम ने उसे 3-4 ऑयल को मिक्स करके बालों में लगाने का कहा था। इस वक्त उसने वही काम किया हुआ था। एला को कुछ चीज़ें लेनी थी। वो माही को ज़बरदस्ती उठा लाई थी और माही ने बालों को बांध कर गले में लटका सफ़ेद स्कार्फ सर पर हिजाब की तरह लिया हुआ था, जिस पर हशाम धोखा खा गया था। अब यहाँ किसे ढूंढ रहे थे? माही ने उसके पीछे चलते हुए पूछा था, जबकि हशाम को कोफ्त हुई थी। वो खुद को कोस रहा था कि किसी भी अनजान लड़की को मुखातिब करने की क्या ज़रूरत थी। आपको इससे क्या मतलब मिस माही? उसने ठहर कर सर्द लहजे में पूछा था। माही के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ा था। नहीं, मैं वो। माही से कोई जवाब नहीं बना था। अल्लाह हाफिज़, वो सपाट लहजे से कहता आगे बढ़ गया था, जबकि माही एक बार फिर उसे नम आँखों से जाता हुआ देख रही थी। वो दोनों सेमिनार रूम में बैठी थी। हानम ने शुक्र अदा किया था अब तक उसे आरजे कहीं नज़र नहीं आया था। डिपार्टमेंट में मौजूद डिबेटिंग एंड लिटरेरी सोसाइटी ने एक सेमिनार रखा हुआ था। इस सोसाइटी का मकसद स्टूडेंट में और ख़ास तौर पर नए आने वाले स्टूडेंट में
शौर को उजागर करना था। ये सोसाइटी डिपार्टमेंट में हर हफ्ते में एक बार सेमिनार करवाती थी, जहाँ स्टूडेंट को बोलने का मौका दिया जाता था। पैनल डिस्कशन होती थी, स्टूडेंट अपने लीडर्स जो चुनते थे और फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस शुरू होती थी। सोसाइटी का प्रेसिडेंट मोहम्मद उस्मान मलिक डिपार्टमेंट का सबसे सीनियर स्टूडेंट था, जो काफ़ी ज़हीन और समझदार इंसान था। आहिस्ता आहिस्ता सेमिनार रूम स्टूडेंट से भरने लगा था। डिपार्टमेंट के 2 टीचर्स वहाँ पर कोऑर्डिनेटर के तौर पर मौजूद थे। हानम को ये सब काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। प्रेसिडेंट की पर्सनैलिटी अच्छी है, हानम ने कमेंट किया था। सेमिनार शुरू हो चुका था। डाइस पर खड़े हुए उस्मान मलिक ने बोलना शुरू किया था। मैं यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे सेमिनार करवाने का मकसद स्टूडेंट को बोलने का मौका देना है। हर इंसान के जहन में हर मौजू से मुतालिक कुछ न कुछ सवाल होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने में हर बार नए मौजूआत को लेकर आते हैं। सलाम दुआ के बाद वो शाइस्तगी से कह रहा था, इस बार मेरा मौजू बहुत आम सा है, लेकिन इसे सुनने और देखने में मैं और मेरी टीम इस मौजू पर रोशनी डालना चाहेंगे कुछ अलग तरीके से। आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब। आज का हमारा मौजू है इस्लाम से लोग डरते क्यों हैं। लोग इस मज़हब को एक फोबिया समझते हैं। क्या मतलब इसका? अब मज़हब पर बहस होगी। हानम को बुरा लगा था। सुन तो लो यार, क्या कह रहा है? माँ की बाद में फैसला करना। महतून ने उसे चुप करवाया। हम इन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे कि किन वजूहात की बिना पर लोग को इस्लाम फोबिया है और किन बातों पर और कामों से हम इस फोबिया को और इस्लाम के साथ लगे दहशतगर्दी के टाइटल को ख़त्म कर सकते हैं। उसने अपने पहले मेंबर को दावत दी थी, जिसने इस्लाम की हकीकत पर रोशनी डाली थी और बताया था कि कैसे इस्लाम अमन सलामती वाला मुल्क है। उसकी तकरीर सुनकर स्टूडेंट काफ़ी पुरजोश हो गए थे। इस्लाम एक हकीकी और बेहतरीन मज़हब है। अब इस पर मैं अपनी बहुत होनहार टीम मेंबर को दावत दूंगा। वो लड़की स्टेज पर आई थी और उसने दलाइल और वाक़यात से साबित किया था इस्लाम एक बेहतरीन और हकीकी मज़हब है। ये मौजू ऐसा था कि वहाँ बैठा कोई भी स्टूडेंट मज़हब पर सवाल नहीं उठाना चाहता था। चूँकि नए साल का आगाज़ था तो सेमिनार का आगाज़ भी अल्लाह और उसके दीन से किया गया था। एनी क्वेश्चन? लड़की ने तकरीर करने के बाद स्टूडेंट से पूछा था। उसकी तकरीर पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। बेशक वो अच्छा बोलती थी। आई हैव अ क्वेश्चन मिस। आवाज़ पर सब ने पलट कर देखा था। आरजे सबसे आखिर में बैठा था और इस वक्त वो खड़ा था अपना सवाल लिए। ये कब आया? हानम ने उसे देखकर अपना चेहरा छिपाया था, जैसे वो उसे ही ढूंढ रहा हो। आपने कहा कि इस्लाम एक हकीकी मज़हब है। मैं इस मौजू पर कुछ कहना चाहूँगा। क्या मैं वहाँ आ सकता हूँ? उसने पूछा था। यस श्योर प्लीज़। उस्मान मलिक ने उसे आने की इजाज़त दी थी। वो पूरे एतमाद से कदम उठाता स्टेज की तरफ बढ़ा था। ये क्या करने वाला है? हानम को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे यकीन था वो कुछ उलट ही बोलने वाला था। डाइस पर पहुंचने के बाद आरजे ने अपना मोबाइल सामने नजर आती स्क्रीन यानी प्रोजेक्टर से अटैच किया था। अचानक स्क्रीन पर एक बहरी जहाज़ नज़र आने लगा था। वहाँ बैठा हर स्टूडेंट हैरान था। सब दिलचस्पी से उसे देख रहे थे। वो नहीं जानते थे कि इस जहाज़ का मज़हब से क्या ताल्लुक़ था। अब वो डाइस से स्टेज की तरफ चला गया था। ये जो आप एक बहरी जहाज़ देख रहे हैं ना, ये आपको पागल कर सकता है। आरजे ने बोलना शुरू किया था। स्टूडेंट्स तवज्जो। अब मैं आपको एक मामा बताने लगा हूँ जिसने गुज़िश्ता 2000 बरस से इंसानी दिमाग को पिलपिला किए रखा है। जो जो दिमाग की वसीयत बढ़ती जा रही है उतना ही मामा वही बनाता जा रहा है। दिमाग की आप भी सुनिए और दिमाग की PhD लिखिए। ये मामा 50 बरस बाद अज़मसी दौर के एक यूनानी ड्रामा निगार और राइटर प्लूटार्च ने अपने ड्रामे बादशाह थीसिस की ज़िंदगी में पेश किया है। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह थीसिस और नौजवान एतना शहजादी दूर दराज के रूमी जजीर के क्रेट से लकड़ी के एक बहरी जहाज़ में सवार हुए और यूनानी जज़ायर की सैर फरमाई। ये शाही जोड़ा यूनानियों में बहुत मुख्तलिफ समझा जाता था, बल्कि यूनान के मरकज़ एथेंस का नाम ही एथेना शहजादी के नाम पर है। बाद में रफ्ता रफ्ता एथेंस के बासियों ने उस तारीख जहाज़ को थीसिस का जहाज़ नाम देकर तवर के तौर पर अपनी बंदरगाह में खड़ा कर लिया। यहाँ तक कि 250 बरस बीत गए और बादशाह डेमोक्राइस का दौर आ गया। उस दौरान जैसे जैसे और जहाँ जहाँ जहाज़ की लकड़ी शिकस्ता होती गई, उसकी जगह नई लकड़ी लगा कर जहाज़ को दुरुस्त कर लिया जाता। कुछ अर्सा बाद पूरे जहाज़ में कोई हिस्सा भी ऐसा न रहा जो तब्दील ना हो गया हो। उस ज़माने के फ़िलासफ़रों ने इस जहाज़ के मुतालिक अजीब ख्यालात रखने शुरू कर दिए। कुछ फ़िलासफ़र कहते थे कि चूँकि पूरा जहाज़ बदल चुका है इसलिए अब ये मुतरक जहाज़ नहीं रहा। कुछ ने कहा कि इन तब्दीलियों के बाद भी ये वही जहाज़ है। वो एक पल के लिए खामोश हुआ था और फिर बोलना शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स,
गुटैरिश पूछता है कि आपका क्या ख्याल है। यकीनन आप में से ज़्यादातर ये सोचेंगे कि ये ऐन वही जहाज़ है। अगर ऐसा है तो आगे आएँ। सदियों बाद 16वीं सदी में था, मिस होबस ने इस मुअम्मा पर काम करना शुरू किया था। उसने हल देने के बजाय जानबूझकर मुअम्मा मज़ीद पेचीदा कर दिया। पहले तो कुछ भी राय रख सकते थे, मगर अब जो भी राय रखेंगे हर सूरत में नताइज संगीन हो सकते हैं। जैसे अगर कायनात में हमारी ज़मीन के अलावा कहीं और ज़िंदगी भी है तो वाह वाह, और अगर हम अकेले हैं तो शायद शावा। उसकी बात पर हॉल में स्टूडेंट्स की धीमी धीमी हंसी आवाज़ गूंज गई थी। थॉमस ने इस मुअम्मा में मज़ीद तफसील शामिल करते हुए कहा कि बिलाफर्स इस मुबतर जहाज़ के पिछले तमाम तख्ते और जो भी तब्दील किया गया था उनसे जहाज़ दोबारा बनाकर बंदरगाह में खड़ा कर दिया जाए तो अब आपके पास 2 जहाज़ हो गए, एक तब्दीलियों में से गुजरा हुआ जहाज़ और एक असल लकड़ी से बना हुआ जहाज़। सवाल पैदा होता है कि इनमें से थीसिस का जहाज़ कौन सा है। वो एक बार फिर खामोश हुआ था। हानम आंखें सुकेड़े और कान खोले उसे सुन रही थी। वो काफ़ी दिलचस्प बातें कर रहा था। स्टूडेंट्स के जहन में खलबली सी मच गई थी। प्लूटो से पहले रेगुलस और प्लूटो भी इस किस्म का सवाल पूछ सकते थे। उन्होंने पूछा था कि एक लकड़हारे ने अपने कुल्हाड़े का दस्ता तब्दील करवाया। कुछ अरसे बाद दस्ते में लोहे की तेज़ धार तब्दील करवा ली। क्या वो कुल्हाड़ा वही है या कोई और हो चुका है? थॉमस ने यहाँ भी पंगा लिया और पूछा कि कुल्हाड़े के कदीम पुर्जों को जोड़कर अगर कुल्हाड़ा बना लिया जाए तो अब 2 कुल्हाड़े हो गए। सवाल यह है कि असल वाला कुल्हाड़ा कौन सा है? हॉल में गहरी खामोशी छाई थी। पहले वाला कुल्हाड़ा असल है। जिस लड़की ने तकरीर की थी उसने बुलाकर यही जवाब दिया। नहीं, बाद वाला असल होगा। एक स्टूडेंट ने हॉल से जवाब दिया था और लड़की की नफ़ी की थी। आरजे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। एक दिलचस्प खेल का आगाज़ हुआ था। इस फलसफाना मुअम्मा का साइड इफ़ेक्ट अभी कुछ अरसे पहले एक कानूनी जंग की सूरत में नजर आया था। तफसील के मुताबिक 1854 में अमरीकी जंग जहाज़ USS को निस्टालशीन बनाया गया और उसने 100 बरस अमेरिका की सर्विस की। रफ्ता रफ्ता उसके हिस्से तब्दील होते गए तब उसे बल्टीमोर के अजायब घर में मुंतकिल कर दिया गया। 1990 में उस जहाज़ के कदीम हिस्सों को जोड़कर जहाज़ दोबारा तख्लीक कर लिया गया। तारीखदानों ने किसी दायरे कर दिया गया कि तब्दील में से गुजरा हुआ जहाज़ ही असल है। पुरानी लकड़ी वाले जहाज़ को USS को निस्टालशीन ना कहा जाए। ये केस 2004 तक भी हल ना हो सका। अब जब भी कोई अफसर रिटायर होता है और नया अफसर आता है वो अपनी मर्जी से किसी एक जहाज़ को असल मान लेता है तब उसके खिलाफ हस्बे ज़ायका साजिशें शुरू हो जाती हैं। जापान में शिंटो मज़हब की इबादत गाहें मजहबी रस्मों के सिलसिले में हर 20 बरस बाद दोबारा तामीर होती हैं, मगर फिर भी उन्हें कदीम इबादत गाहें कहा जाता है। एक इबादत गाह 62 बार तामीर नवी से गुजरी, फिर भी वो कदीम कहलाती हैं, जबकि दूसरे मजहब के लोग इन शिंटो इबादत गाहों की कदामत को तस्लीम नहीं करते। रेगुलस इस मामले का हल पेश करते हुए कहा था, जब तुम दरिया में कदम रखते हो तो हर लम्हा ना दरिया रहता है और ना ही तुम, लेकिन इस तब्दीली से शनाख्त नहीं बदल जाती। थॉमस ने एतराज़ किया था, दरिया में सिर्फ पानी बदलता है, किनारे नहीं बदलते, इसलिए दरिया की मिसाल गलत है। हर दौर में मुख्तलिफ फ़लसफ़ों ने इस मामले का हल पेश किया है, मगर इन तशरीआत में नकाइस हमेशा मौजूद रहे। हर हल अपने आप को गलत साबित कर देता है। ये सब फ़लसफ़ों का ख्याल था। अब आते हैं साइंस की तरफ। कुछ पल खामोश होने के बाद वो दोबारा बोलना शुरू हुआ। आज 21वीं सदी है, मैं भी मुअम्मा ज्यों का त्यों मौजूद है और कई इश्काल में सामने आया है। बिलफर्ज एक इंसान के जिस्म के तमाम अखलासात रफ्ता रफ्ता ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, दिल और दिमाग समेत, तो उस इंसान की असल शनाख्त क्या होगी? अब ये सब मुकम्मल तौर पर हुआ तो नहीं, मगर मुस्तकबिल करीब में होने लग जाएगा। हर 5 से 7 बरस के अंदर इंसान में मौजूद तमाम आइटम न्यू आइटम से तब्दील हो चुके होते हैं। इस दौरान शक्ल सूरत और जिस्म भी बदल जाता है। पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक इंसान कई बार बदल जाता है। जो आइटम बराह रास्त इस हवा में झड़ जाते हैं वो किसी न किसी सूरत किसी और इंसान के जिस्म में शामिल हो जाते हैं। यानी आपके जिस्म में चंद अरब एटम शायद अल्लामा इकबाल के हों, कुछ एटम कायदे अजीम के होंगे, कुछ हिटलर के और कुछ गौतम बुद्ध के भी होंगे। आपके अपने एटम भी दूसरे मुतालिका या गैर मुतालिका इंसानों में होंगे। कह सकते हैं कि आपकी बेशुमार लाशें इस वक्त आपके जिस्म से बाहर किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि पैनाडोल खा लें। यानी दरिया तो बदलता ही है, तुम ज़्यादा बदल जाते हो, बल्कि बिल्कुल नए जिस्म के मालिक हो जाते हो। तो सवाल पैदा होता है कि असल वाले आप कौन हैं? हर इंसान में उसका अपना जिस्म तो मौजूद नहीं, दूसरे जिंदा मुर्दा इंसान से उधार लिया हुआ है। उसने स्टूडेंट से सवाल किया था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था।
ये थीसिस के जहाज़ वाला मामला है जो कोई तब्दीली से नहीं गुजर रहा, ज्यों का त्यों वहीं खड़ा है। वो स्टेज पर कभी दाएं तो कभी बाएं चल रहा है। तो ये था थीसिस के जहाज़ का मामला जो 7 समंदर अबूर करता है और ज़्यादातर लाजवाब रहता है। अब आप मुझे बताएं मिस कि आपने कहा है इस्लाम हकीकी मज़हब है। जब से दुनिया बनी है बहुत से मज़हब गुजरे हैं। आपके खुदा ने 4 पैगंबर पर किताबें नाजिल की हैं और आखिर में कुरान नाजिल किया और इस्लाम को हकीकी मज़हब करार दे दिया गया, यानी इबादत खुदा की ही करनी थी। सभी मज़ाहिब में तो कदीम मज़ाहिब बहुत सी तब्दीलियों में से गुजर कर मौजूद दौर तक पहुँचते हैं। सवाल ये है कि मज़हब की अव्वल साख्त पर इसरार किया जाए या तब्दीलियों में से गुजरे मज़हब पर एतमाद किया जाए। आपने कहा था कि पहला वाला कुल्हाड़ा असल था और आप अपनी तकरीर में कह रही हैं कि बाद में आने वाला इस्लाम हकीकी मज़हब है, इससे पहले वाले नहीं। मेरा आपसे सवाल है मिस कि अगर कुल्हाड़ा पहले वाला असल और दर हकीकत था तो तब्दीलियों से गुजर कर आखिर में आने वाला मज़हब इस्लाम हकीकी कैसे हो सकता है? आरजे ने लड़की की तरफ रुक करके पूछा था। लड़की समेत पूरे हॉल को साफ सूंघ गया था। वहाँ बैठे किसी शख्स ने गुमान नहीं किया था कि वो उन्हीं के मौजू पर बुरी तरह से फंसा देगा। हानम का मुंह हैरत से खुल गया था। वो जानती नहीं थी कि आरजे क्या चीज़ था। क्या वो इतनी गहराई में जाता था चीज़ों को लेकर? उसे अपने दिमाग में दर्द की एक टीस सी उठती महसूस हुई थी। ये लोगों को गुमराह करना चाहता है। हानम ने गुस्से से पास बैठी महरू के कान में कहा था। आरजे को लाखों लोग जानते थे और लाखों लोग ये भी जानते थे कि वो मलहद था। उसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि उसका ताल्लुक़ सैयद ख़ानदान से था। अगर वो गुमराह कर रहा है तो लोगों को उसके सवाल का जवाब देना चाहिए ना, ताकि गलतफहमी दूर हो। महरू ने जवाब दिया था। सवाल हानम के मज़हब पर उठाया गया था। वो दिल मिला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे आरजे को। उस फ़लसफ़े का ज़्यादा इल्म नहीं था। उसे तो साइंस पढ़ने के बावजूद इतना इल्म हासिल नहीं हुआ था जितनी बातें वो कर गया था। दोनों टीचर शॉक बैठे थे। कोई है जो मेरे सवाल का जवाब दे? कोई भी? उसने चिल्लाकर हॉल में बैठे स्टूडेंट से कहा था। वो शो ऑफ नहीं करवा रहा था, लेकिन हानम को ऐसे महसूस हो रहा था कि वो शो ऑफ करवा रहा था। मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। वो तो सिर्फ अपने जहन में पलते सवालात के जवाब लेने आया था। सब खामोश थे, किसी के पास भी जवाब नहीं था। कोई दलाइल, कोई लॉजिक नहीं था किसी के पास। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हानम ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली थी और फिर एकदम अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वो वहाँ बैठे तकरीबन हर स्टूडेंट से कम एतमाद थी, लेकिन उससे मज़हब पर सवाल बर्दाश्त नहीं हुआ था। सबने पलटकर उसे देखा था और इस बार हैरान होने की बारी आरजे की थी। उसने भी कभी सोचा नहीं था कि वो उम्मे हानम से दोबारा मिलेगा। वो भूलने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में चमक उभरी थी। एक बार फिर वो उसके सामने खड़ी थी, यानी आरजे के सामने। आप साइंस की बात कर रहे हैं, जबकि साइंस से ज़्यादा जदीद मज़हब है हमारा। अभी मेरे पास आपके सवाल का दलाइल के साथ जवाब नहीं है, लेकिन मज़हब के ताल्लुक़ अकीदत और ईमान से होता है। और अकीदत किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, ये आपको क्या पता? न जाने क्यों उसका लहजा आखिर में तंज़िया हो गया था। आरजे ने आबरू झुका कर उसे देखा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बदल कर भी कुछ नहीं बदला। तस्वीर अकीदत के गिर्द घूमती नस्बत एक ही है, अकीदत एक ही है, अल्लाह एक ही है। जो उसे मानता है वही असल है, वही हक पर है। हानम जज्बाती हो गई थी। अब की बार हॉल तालियों से गूंज उठा था और उसकी शुरुआत स्टेज पर बैठे टीचर्स ने की थी। वहाँ बैठे तकरीबन हर शख्स अल्लाह को मानता था। आरजे ने कहखा लगाया था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिस उम्मे हानम। जज्बात से नहीं, दलाइल से जवाब दें, कोई लॉजिक लाए। मैं जज्बातों पर यकीन नहीं रखता। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। 1.5 घंटा कैसे गुजर गया था पता ही नहीं चला था। स्टूडेंट्स के लिए आज का सेमिनार बहुत दिलचस्प रहा था। आज के सेमिनार का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपके सवाल के जवाब हम नेक्स्ट सेशन में देंगे। उस्मान मलिक ने आगे बढ़कर बात को संभाला था और आरजे मुस्कुराता अपने मोबाइल उतार कर स्टेज से नीचे उतर गया था। उसकी मुस्कुराहट में तंज नुमाया था। वो सबसे पहले हॉल से बाहर निकला था, लेकिन जाते जाते जो स्टूडेंट उसको नहीं जानते थे उन्हें दिलो जान से मुतासिर कर गया था। ये कौन था? स्टूडेंट सरगोशियों में कह रहे थे। हर तरफ आरजे की फिजा बुलंद थी। वो उन्हें सोचने की एक नई जहत दे कर गया था, जबकि हानम का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो डब्बों सी लड़की थी, न जाने उसमें जोश कहाँ से आ गया था। सेमिनार ख़त्म हो चुका था। सब बारी बारी बाहर निकल रहे थे। शायद वो अगले सेशन तक भूल भी जाते, लेकिन यहाँ से आगाज़ हुआ था 2 सल्फाइड्स की एक अजीब व गरीब दास्तान का, जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था। ओके जी, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का वैसे एपिसोड अच्छा था। जो इनका लास्ट में क्लैश हुआ, मुझे तो लगा था वो छुपती फिरेगी, लेकिन वो तो खुद ही सामने आ गई। खैर, मुझे लगता है आज वैसे सुधरने वाला मुझसे नहीं है, सच में।
खैर हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, और आपको अब तक कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, और नेक्स्ट सेशन में मुझे लगता है कंटिन्यू होगा। पहले स्टार्टिंग में तो मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग लग रहा था, जो वो फ़लसफ़े से बोले जा रहा था, बट फिर आपको क्या लगता है इससे पुराना वाला असली होगा या फिर बाद वाला? मेरे ख्याल से दोनों ही उसके एक हिस्से हैं, है ना, मतलब दोनों एक तरह से उसी के पार्ट हैं। मतलब अगर वो पहले वाला भी था तो लेकिन दूसरा वाला भी है, क्योंकि वो उसी में तो चेंज किया गया है, अलग से तो नहीं है ना। खैर देखेंगे आगे क्या होगा। और आपको क्या लगता है इस फ़लसफ़े के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। यूँ ही हमें सुनते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और वहाँ से कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।